हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर लर्निंग इंग्लिश. टुडे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर वी शैल कंसीडर complete passive voice video. Friends, this video is equally important for any academic exam as well as any competitive exam wherever English is required, like MA, BA, TGT, PGT, KVS, NVS, NET-like exam and etc. So बने रहिए अंत तक और सीखते हैं कंप्लीट पैसिव वॉइस. लेट्स बिगिन. पैसिव वॉइस, चलिए मतलब समझते हैं. पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच. आइडेंटिफिकेशन देखते हैं. पैसिव वॉइस इज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब रेदर देन परफॉर्मिंग द एक्शन. कहने का मतलब ये है कि जब क्रिया का जो एक्शन है वो कर्म पर पड़ने लगे तो उसे हम पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. इन ग्रामर वॉइस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट्स वर्ब. ग्रामर में जो कर्मवाच होता है वह सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, एक संबंध की व्याख्या करता है. सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जिन वाक्यों का मुखिया कर्म हो, अर्थात जब वाक्य का प्रेडिकेटिव हिस्सा सब्जेक्टिव पर डिपेंड ना होकर स्वयं में ही सब कुछ हो, अर्थात जब वाक्य का कर्म ही वाक्य का मुखिया हो और संपूर्ण वाक्य कर्म के आसपास, कर्म के इर्द गिर्द घूम रहा हो, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं. चलिए यह भी जानते हैं कि आज हम पैसिव वॉइस के अंतर्गत क्या क्या सीखेंगे. तो पैसिव वॉइस के अंतर्गत हम सीखेंगे टेंस. आप जानते हैं कि 8 प्रकार के उप टेंसों का ही पैसिव वॉइस बनता है. उसके बाद सीखेंगे हम मॉडल वर्ब्स, इंपरेटिव सेंटेंस और इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है. चलिए देखते हैं 3 कॉमन फैक्ट्स ऑफ पैसिव वॉइस. तो जब हम टेंस के अंतर्गत 8 उप टेंसों का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उन सभी में ये 3 कॉमन फैक्ट्स प्रयोग किए जाते हैं. देखिए पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट वर्क्स एज सब्जेक्ट इन ऑल. सभी प्रकार के 8 उप टेंसों में पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म सबसे पहले लिखा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है वी थर्ड मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज्ड इन ऑल. सभी में 8 ही उप टेंसों में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है. एंड लास्ट फैक्ट है बाय सब्जेक्ट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ऑल. सभी में अंत में बाय लगाकर कर्ता का प्रयोग किया जाता है. सीखा आपने. तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो आप पहले से ही जानते हैं. चलिए आइए कुछ और कॉमन चीज़ों पर एक सरसरी निगाह डालते हैं. देखिए सब्जेक्ट पॉजेसिव केस मीन्स अपने के अंग्रेजी और ऑब्जेक्ट. आपको पता है कि जब हम प्रोनाउन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो जब वो एक्टिव वॉइस में होता है तो वो किस रूप में होता है, और जब वही प्रोनाउन पैसिव वॉइस में पहुंच जाता है तो किस रूप को धारण कर लेता है. चलिए जानते हैं. एक्टिव वॉइस का आई जब पैसिव वॉइस में पहुंचता है तो इसको हम मी के नाम से जानते हैं, और जब यही मी पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में आता है तो उसको आई के नाम से जानते हैं, और आई के साथ अपने इंग्लिश माई रखते हैं. तो बचपन से सीख रहे हैं यू, योर, यू, सी, हर. वी का पैसिव वॉइस बनता है अस, और अस का एक्टिव वॉइस बनता है वी, और इसके साथ अपने की इंग्लिश लगती है आर. दे का देम बनता है और इसके साथ अपनी की इंग्लिश लगती है आर, देयर. इसी प्रकार ही का हिज, हिम, और इट का इट्स एंड इट एटसेट्रा. तो चलिए सीखते हैं 8 उप टेंसों के अंतर्गत पहले यानी प्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस के इंग्लिश वाक्य को पहचानना और उसको पैसिव वॉइस में
चेंज करना। देखते हैं आईडी ऑफ एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। तो देखते हैं इन इंग्लिश सेंटेंस V1 और V1 प्लस SRES डू और डज कम्स। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश के जिस वाक्य में, एक बार फिर से सुने, इंग्लिश के जिस वाक्य में मुख्य क्रिया का पहला रूप या फिर मुख्य क्रिया के साथ एस या ES लगा हो अथवा सहायक क्रिया डू दी हो या डज दिया हो, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। फिर से एक बार सुने, इंग्लिश के जिस वाक्य में मुख्य क्रिया का पहला रूप या फिर मुख्य क्रिया में एस या ES लगा हो अथवा सहायक क्रिया डू या डज दिया हो, तो वह वाक्य इंग्लिश वाक्य, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जिस भी वाक्य का हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है वह वाक्य इंग्लिश में लिखा होता है, तो इसलिए हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस इंग्लिश में वाक्य को पहचानना होगा। तो पहचान मिली आपको कि एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया में एस लगा होगा या डू डज दिया होगा। तो चलिए अब इसको पैसिव वॉइस में बनाने का नियम सीखते हैं। जब उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR वन शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्लस V थर्ड एज आई टोल्ड बिफोर कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है, प्लस OW प्लस बाइस प्लस सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले कर्म लिखते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो शब्द आपका कर्म के स्थान पर लिखा होता है उसी को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वह शब्द कर्ता के स्थान पर आ जाता है, इसलिए लिखा है ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। फिर पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तीन सहायक क्रियाएं हैं जो कि हैं इज MR, इनका प्रयोग कर्म के अनुसार लगता है। आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है। तो यदि कर्म एक वचन होगा तो सहायक क्रिया इज लगेगी, कर्म बहुवचन होगा तो R लगेगा, और यदि कर्म के स्थान पर यानी सब्जेक्ट बन के आया है I तो उसके साथ M लगेगा। फिर वाक्य में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाएगा, फिर अन्य शब्द लिखा जाएगा और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई लगाकर लिखकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस है रोहन हेल्प्स देम। तो देखिए यह एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब आप देखिए इसमें पहचान क्या है भाई, जब हिंदी का वाक्य होता है तो उसको हम अंत में जाकर पहचान लेते हैं, ता है ते हैं लिखा होता है, लेकिन जब वाक्य इंग्लिश में लिखा होता है तब हम उसमें या तो मुख्य क्रिया ढूंढते हैं या फिर सहायक क्रिया डूडेस देखते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया डूडेस नहीं दिया है, लेकिन मुख्य क्रिया का पहला रूप दिया है जिसमें एस लगा है। बस अब आप समझ गए, रोहन इस वाक्य का सब्जेक्ट है और देम इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले कर्म लिखते हैं, तो देम का जब सब्जेक्ट बनेगा जाकर तो बनेगा दे। अब पैसिव वॉइस के सहायक क्रिया तीन है इज MR, तो कर्म जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार की सहायक क्रिया लगेगी। हालांकि कर्म जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो देम है वो कर्म को हम सब्जेक्ट बनाकर जब लिखेंगे तो यहाँ पर दे कर्ता के रूप में आ जाएगा और दे के अनुसार सहायक क्रिया लगेगी R। फिर वाक्य में जो हेल्प मुख्य क्रिया दी इसका तीसरा रूप लिखेंगे और कुछ बचता नहीं है तो अंत में बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार ये वाक्य बनता है दे आर हेल्प्ड बाय रोहन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसिव वॉइस के वाक्य में कभी भी टेंस नहीं बदला जाता है, अर्थात जिस टेंस में एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा पैसिव वॉइस का भी वाक्य उसी टेंस में लिखा जाता है। और सो फार एज अ सेंटेंस वही चीज़ सेंटेंस में भी लगती है। अगर वाक्य सिंपल है तो पैसिव वॉइस का वाक्य सिंपल बनेगा जाके, एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस का नेगेटिव बनेगा जाके। जिस प्रकार अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा। तो आप देखते हैं, तो जो सेकंड सेंटेंस है एग्जाम्पल का लिखा है डज सी कॉल यू एवरी डे, क्या वह तुम्हें प्रतिदिन बुलाती है। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डज लगा है सी के अनुसार और वहाँ पर कर्म बनेगा आपका यू। तो जब आप पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो यू का
कर्ता यू ही रहता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो कर्म होता है उसी को कर्ता बनाते हैं। तो यू इधर आया, तो यू के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले लगी आर, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है। तो आर यू, फिर काल का तीसरा रूप लिखा गया काल्ड, एवरी डे बना अन्य शब्द, अंत में बाई हर लगाकर प्रश्नवाचक निशान लगाया गया और वाक्य पूरा किया गया। वाक्य बना आर यू कॉल्ड एवरी डे बाई हर। पहले जो वाक्य बना था उसका मतलब समझते हैं, डज शी कॉल यू एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन तुम्हें बुलाती है। अब आप पैसिव वॉइस का अर्थ हिंदी में निकाल कर देखते हैं, आर यू कॉल्ड एवरी डे बाई हर, क्या आपको उसके द्वारा प्रतिदिन बुलाया जाता है। तो जब हम द्वारा का सेंस लेते हैं तो उसी द्वारा के सेंस वाले वाक्यों को हम पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डॉक्टर्स सेव अस, हमें डॉक्टर बचाते हैं। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट डॉक्टर है, सेव मेन वर्ब है और अस जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाते हैं। अस का जो सब्जेक्ट बनेगा जाकर वो बनेगा वी, और वी के साथ सहायक क्रिया आर लगती है। फिर सेव का थर्ड फॉर्म बनता है सेव्ड, फिर अंत में जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है डॉक्टर्स, वही हम पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट में लिखते हैं जाके, तो बॉय डॉक्टर्स करके अंत में फुल स्टॉप लगा दिया गया। इस प्रकार ये वाक्य बनता है, वी आर सेव्ड बाय डॉक्टर्स। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, शी डज नॉट ट्रीट यू वेल, वह आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो चलिए इसको पैसिव वॉइस बनाता है। देखिए यह वाक्य नेगेटिव है तो पैसिव वाला वाक्य भी नेगेटिव बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट यू है तो पैसिव वॉइस में वही यू आपका सब्जेक्ट बनेगा जाकर, यू के साथ सहायक क्रिया लगती है आर, फिर नॉट लगाया गया। ट्रीट का थर्ड फॉर्म बना ट्रीटेड, और वेल बना आपका अन्य शब्द, और बाई हर लिखकर वाक्य को पूरा किया गया। इस प्रकार ये वाक्य बना, यू आर नॉट ट्रीटेड वेल बाई हर एंड एटसेट्रा। तो सीखा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और सीखते हैं एक्टिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट में बदलना। चलिए आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आईडी, एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश, वी सेकेंड और डिड हेल्पिंग वर्ब विद V1। तो आइडिया में आपको मिलता है कि इंग्लिश के जिस वाक्य में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप या फिर डिड के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक बार पुनः सुने, इंग्लिश के जिस वाक्य में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखा हो या फिर डिड के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलिए पैसिव वॉइस को रूल में देखते हैं। ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस वी थर्ड OW बाई प्लस सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप एंड आवर सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड। कहने का मतलब ये है कि ऐसे वाक्य को इंग्लिश में पैसिव वॉइस में चेंज करते समय, ऐसे इंग्लिश के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल कर लिखते हैं। फिर पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया हैं वाज और वर, तो उनमें से एक का प्रयोग पैसिव वॉइस के कर्ता के अनुसार। फिर वाक्य में जो मुख्य क्रिया थी उसका तीसरा रूप, फिर अन्य शब्द और अंत में बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दे फ्लू काइट्स। अब देखिए सर, इस वाक्य में सहायक क्रिया डिड नहीं दी है क्योंकि वाक्य सिंपल है। आपको अच्छे से पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश वाक्यों में सहायक क्रिया केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रयोग की जाती है, जो कि डिड है। यह वाक्य ना तो नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, यह वाक्य सिंपल है और आपको पता है कि सिंपल वाक्य में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगता है। तो देखें फ्लू दिया है, जैसा कि आपको पहचान बताया गया था कि या तो मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा होगा या फिर डिड के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा होगा। तो देखिए बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट है काइट्स, तो काइट्स बनाकर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, फिर काइट्स के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया बनी वर, फिर फ्लाई का तीसरा रूप बना फ्लोन और अंत में बाय लगाकर देम लिखा गया क्योंकि दे जब सब्जेक्ट ग्रुप में होता है तो इसका पैसिव वॉइस में कर्म बनता है देम, अंत में फुल स्टॉप लगाएगा। इस प्रकार ये वाक्य बना काइट्स वर फ्लोन बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस है ही डिड नॉट टेल ए लाई, उसने झूठ नहीं कहा था। तो देखिए वाक्य बनाते हैं पैसिव वॉइस में, इसका ऑब्जेक्ट है अ लाई
अलाई एक वचन है तो वाज सहायक क्रिया लगी, फिर नॉट लगाया गया, फिर टेल का तीसरा फॉर्म लिखा गया टोल्ड, और अंत में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा गया और फुल स्टॉप लगाकर वाक्य को पूरा किया गया। तो वाक्य बना अलाई वाज नॉट टोल्ड बाय हिम। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ये प्रश्नवाचक है, डिड यू ड्रिंक कोल्ड वाटर? क्या आप ठंडा पानी पीते थे या आपने ठंडा पानी पिया था? तो देखते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं इस वाक्य को। वाक्य प्रश्नवाचक है तो वाटर आपका ऑब्जेक्ट है, वाटर के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया सबसे पहले वाज आएगी, फिर कोल्ड वाटर ऑब्जेक्ट बना यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया ऑब्जेक्ट को। उसके बाद जो ड्रिंक है इसका तीसरा फॉर्म ड्रंक बना, और अंत में बाय यू करके क्वेश्चन मार्क लगाकर इस वाक्य को पूरा किया गया। इस प्रकार यह वाक्य बना वाज कोल्ड वाटर ड्रंक बाय यू। तो फ्रेंड्स, आप आज पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। अभी तक आपने एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और पैसिव वॉइस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। चलिए अब सीखते हैं एक्टिव वॉइस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पास्ट पैसिव वॉइस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलने। चलिए शुरू करते हैं। आईडी देखते हैं, एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगी होगी और वाक्य में मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा होगा। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश के जिस वाक्य में सहायक क्रिया विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग किया गया हो और वाक्य में मुख्य क्रिया दी हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल, पहचान आपको मिल गई। चलिए इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखते हैं। रूल देखते हैं। पैसिव वॉइस रूल, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस की फ्यूचर इंडेफिनिट सहायक क्रिया है वो है विल बी और शैल बी में से एक का प्रयोग करते हैं कर्म के अनुसार, प्लस वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, प्लस अन्य शब्द, अंत में बाय लगाकर सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर से एक बार पुनः सुने। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया विल बी शैल बी में से एक का प्रयोग कर्म के अनुसार लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं, अंत में बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है आई शैल हेल्प देम, मैं उनकी मदद करूंगा। अब आप देखिए शैल के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा है, देम अंत में लिखा है, ये है आपका ऑब्जेक्ट और आई बनाया आपका सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब आप बदलते हैं वाक्य को तो उसको हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में बदलते हैं। तो देखिए बनाया सेंटेंस, देम को बनाया सब्जेक्ट तो बना दे, फिर सहायक क्रिया लगी विल बी, क्योंकि पैसिव वॉइस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल बी होती है और शैल भी होती है। तो आपको पहले ही पता है कि जब सब्जेक्ट आई और वी होता है तो शैल भी लगता है, बाकी समय विल भी लगता है। यहाँ पर दे है इसलिए विल भी लगा। फिर हेल्प का तीसरा रूप बना हेल्प्ड और अंत में जो आई है इसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया गया और फुल स्टॉप लगाया गया। इस प्रकार ये वाक्य बना दे विल बी हेल्प्ड बाय मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल नॉट फॉलो यू, हम आपका अनुसरण नहीं करेंगे, मत कीजिए भाई। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं, वी शैल नॉट फॉलो यू। अब देखिए ये वाक्य नेगेटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट है यू, यहाँ पर सब्जेक्ट बना, सहायक क्रिया लगी विल और बी के बीच में लगा नॉट, फिर फॉलो का थर्ड फॉर्म बना फॉलोड और बाई अस। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस देखते हैं शैल वी टेक टी, क्या हम चाय पिएंगे? तो बनाते हैं इसको। तो टी के अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया लगी विल, फिर टी ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बना, फिर बी लगाया गया, विल बी सहायक क्रिया का आधा पार्ट, फिर टेक का थर्ड फॉर्म बना टेकन और अंत में बाय लगाकर अस बनाया और प्रश्नवाचक निशान लगाया कि इस प्रकार वाक्य बना टी विल टी बी टेकन बाय अस। स्लिप टंग हो जाता है, ये तो ह्यूमन एरर आप जानते हैं। आई होप यू डोंट माइंड एंड विल बी कंटिन्यूड विद अस। तो इस प्रकार ये वाक्य बना विल टी बी टेकन बाय अस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यूट्यूब के इतिहास में आज तक पैसिव वॉइस का ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि यदि वीडियो आपने अंत तक देखा
तो पैसिव वॉइस की समस्या आज आपकी गारंटी से ख़त्म होने वाली है। आप पैसिव वॉइस को अच्छे से सीख और समझ जाएंगे। सो बने रहिए मेरे यानी निर्मल के साथ और देखते रहिए ये पैसिव वॉइस पर बना हुआ है स्पेशल वीडियो। चलिए आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं। इन इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर विद आईएनजी फॉर्म। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश वाक्य में सहायक क्रिया इज एम आर के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी लगी होती है। पहचान आपको समझ में आई? एक बार फिर से सुनिए। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंग्लिश वाक्य में इज एम आर के साथ आईएनजी लगी होती है। तो जब हम उस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसका रूल देखिए इस प्रकार होगा। ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं, अर्थात सहायक क्रिया बनेगी आपको कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, प्लस वाक्य में जो मुख्य क्रिया दी होगी उसके तीसरा रूप लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे और अंत में बाय लगाकर सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक। आपको बताया गया कि इज एम आर के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी लगी होगी। देखिए एम के साथ आईएनजी लगी है। स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है तो यही बनता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो बना ए स्टोरी, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, फिर क्योंकि ए स्टोरी ऑब्जेक्ट जो है एक वचन इसलिए सहायक क्रिया लगी इज बीइंग। रीड के तीनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रीड, रेड, रेड। तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना रेड और अंत में आई बना जाकर ऑब्जेक्ट बना बाय मी, फुल स्टॉप लगा। इस प्रकार ये वाक्य बना आ स्टोरी इज बीइंग रेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। देखिए वाक्य नेगेटिव पैसिव वॉइस में बनाते हैं इसको। देखिए आप पहचान आपको मिल गई। इज के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी लगी। अ लेटर बना आपका सब्जेक्ट, इसके साथ इज नॉट बीइंग लगा। राइटिंग में जो क्रिया दी है राइटिंग उसका थर्ड फॉर्म बना रिटन और अंत में सी को बाई हार करके फुल स्टॉप लगाया गया और वाक्य बनाया गया। तो वाक्य बना ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। और लास्ट सेंटेंस इज दैट हु इज कॉलिंग यू। अब आप देखते हैं जिस एक्टिव वॉइस टेंस का वाक्य हु से शुरू हो तो फ्रेंड्स उसको बाय हुम से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए इस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले बाय हुम लगाया, फिर सहायक क्रिया लगाई आर, क्योंकि सब्जेक्ट बना इसका यू तो यू के अनुसार बना आर, फिर बीइंग लगा और कार्ड लिख गया तीसरा रूप, अंत में प्रश्न निशान लगाया गया और इस प्रकार ये वाक्य बना बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। तो सीखा आपने एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। तो देखते हैं, यहां सीखते हैं आइडेंटिफिकेशन एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस के पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंग्लिश वाक्य में सहायक क्रिया वाज वर लिखी होती है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगती है। ठीक है, पहचान लिया हमने। पैसिव वॉइस का रूल आप देखते हैं। ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी वाज वर के साथ मुख्य क्रिया में वाज वर सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया बीइंग लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय के साथ लिखते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। समझते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया वाज वर के साथ बीइंग लगाते हैं यानी वाज बीइंग, वर बीइंग, फिर वाक्य में दी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, फिर अन्य शब्द, अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं और बाय लगाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। सेंटेंस है सी वॉज वॉचिंग अ सीरियल। देखिए आप वाज के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी लगी है, आपको पहचान मिल गई कि यह वाक्य एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए अब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट है अ सीरियल, वही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो अ सीरियल बना सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब बनाई गई वाज बीइंग क्योंकि सीरियल एक वचन है, फिर वाच का थर्ड फॉर्म बना वॉच्ड, फिर सी को ऑब्जेक्ट बनाया गया, बाय लगाकर लिखा गया हर और फुल स्टॉप लगाया गया। वाक्य बना अ सीरियल वाज बीइंग वॉच्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू वर नॉट हेल्पिंग मी। आप मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। तो ठीक है, अच्छी बात है।
वाक्य को पैसिव वॉइस पर बने हुए इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और मेरी सहायता कीजिए और अपनी भी सहायता कीजिए। देखते हैं, यू वर नॉट हेल्पिंग मी, तो बनाते हैं आई, मी बना आई सब्जेक्ट, फिर आई के साथ वाज लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में कि जो आई सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट टेंस में तो एक वचन है, प्रेजेंट टेंस में सॉरी बहुवचन है, और पास्ट टेंस में एक वचन होता है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ वाज लगा है, फिर नॉट आया, फिर बीइंग लगा, फिर हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड लगाया गया और अंत में बाय लगाकर यू लिख दिया गया और फुल स्टॉप लगाया गया। इस प्रकार ये वाक्य बना, आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू एंड एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यहां आता है आपका एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं, इंग्लिश वाक्य में सहायक क्रिया हैज हैव के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर से एक बार समझते हैं, इंग्लिश के जिस वाक्य में सहायक क्रिया हैज और हैव के साथ वाक्य में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा होता है, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश वाक्य होता है। समझे ना? ओके, तो अब आप इसको हम पैसिव वॉइस में बदलना सीखते हैं। तो पैसिव वॉइस का रूल देखते हैं, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, फिर पैसिव वॉइस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज और हैव के साथ बीन जोड़ जाता है, यानी हैज बीन सहायक क्रिया और हैव बीन बन जाती है। फिर मुख्य क्रिया तीसरा रूप लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई हैव रिटन अ स्टोरी, मैंने एक स्टोरी लिखी है, तो आप देखिए हैव के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा है। तो फ्रेंड्स आपको पहले से ही पता है कि पैसिव वॉइस मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लिखते हैं और इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा है, फिर तो और आसान हो गया। चलिए, तो ये ए स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सब्जेक्ट, तो बना ए स्टोरी, फिर सहायक क्रिया लगी हैज बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन है। फिर वाक्य में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप पहले से ही लिखा है, तो वही रिटन उतार दिया गया। आई जो इधर सब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में कर्म बनता है और बना अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी हैज नॉट रिटन अ नॉवेल, ये वाक्य नेगेटिव, तो उसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं अ नॉवेल हैज नॉट बीन रिटन। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, देखते हैं इस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले वाई, क्योंकि प्रश्नसूचक शब्द है तो बनाया, फिर सहायक क्रिया हैज लगाई अलाई के अनुसार, फिर हैज का आधा हिस्सा बीन, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप टोल्ड और अंत में बाय यू लगाकर प्रश्नवाचक निशान लगाया गया। इस प्रकार यह वाक्य बना, वाई हैज अलाई बीन टोल्ड बाय यू। तो फ्रेंड्स इस पेज में आपने सीखा एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, पैसिव वॉइस में चेंज करना। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए जानते हैं, इंग्लिश वाक्य में पहचान को देखते हैं। इंग्लिश वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा होता है, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश के जिस वाक्य में सहायक क्रिया हैड के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा हो, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, वेरी नाइस। अब इस पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम देखते हैं और एग्जांपल के साथ इनको समझते हैं। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनता है, पैसिव वॉइस का रूल इस प्रकार है, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाकर लिखते हैं, फिर पैसिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है हैड बीन, जो कि एक ही है, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप पहले से लिखा होता परफेक्ट टेंस में OW अदर वर्ड्स, और अंत में बाय लगाकर सब्जेक्ट को कर्म बनाकर लिखते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो चलिए सीखते हैं। शशि हैड कंप्लीटेड अ नॉवेल, देखते हैं हैड के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा है। चलिए बनाते हैं इस वाक्य को पैसिव वॉइस। तो अ नॉवेल बना सब्जेक्ट, फिर हैड बीन सहायक क्रिया लगी और कंप्लीटेड पहले से ही तीसरा रूप है, तो उसको कंप्लीटेड एज इट इज लिख दिया गया और अंत में बाय लगाकर शशि लिखा गया, क्योंकि नाउन नहीं बदलता है, प्रोनाउन चेंज होते हैं, है ना फ्रेंड्स, प्रोनाउन चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में, नाउन नहीं, नाउन वैसे ही रहता है।
तो इस प्रकार ये वाक्य बना, अ नॉवेल हैड बीन कंप्लीटेड बाय शशि। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू हैड नेवर ड्राइवन दिस कार। नेक्स्ट देख तो इसको बनाते हैं, दिस कार बना आपका सब्जेक्ट, हैड और बीन के बीच में आया नेवर क्योंकि वाक्य नेगेटिव है, ड्राइवन लिखा गया थर्ड फॉर्म और बाय यू लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगाया गया, वाक्य बना दिस कार हैड नेवर बीन ड्राइवन बाय यू। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, हैड ही नॉट अब्यूज्ड यू इन द क्लास। चलिए बनाते हैं क्योंकि वाक्य पैसिव का इंट्रोगेटिव बनने जा रहा है, तो ठीक है, सबसे पहले हैड लगाया, फिर यू सब्जेक्ट बना, फिर नॉट बीन, फिर अब्यूज्ड जैसा लिखा है क्योंकि मुख्य क्रिया लगता है पैसिव में पहले से, और इसमें पहले से ही मुख्य क्रिया लिखा है तो बनाया गया अब्यूज्ड। फिर इन द क्लास बना आपका अन्य शब्द और बाय हिम लगाकर अंत में प्रश्नवाचक निशान लगाकर वाक्य पूरा किया गया, हैड यू नॉट बीन अब्यूज्ड इन द क्लास बाय हिम एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए जानते हैं, इंग्लिश के जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा हो तो वह वाक्य इंग्लिश का फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस होता है। फिर से एक बार समझ लें, इंग्लिश के जिस वाक्य में विल हैव शैल हैव के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। पहचान क्लियर हुई? चलिए इसको पैसिव वॉइस में बनाने का नियम और एग्जांपल सीखते हैं। देखते हैं पैसिव वॉइस का रूल, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव बीन बनाते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। फिर अन्य शब्द लिखते हैं और अंत में बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखकर फुल स्टॉप लगाते हैं और इस प्रकार हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको ये पैसिव वॉइस का जो वीडियो है अच्छा लग रहा होगा और आप इजी वे में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीख रहे होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। सेंटेंस देखते हैं, मीरा विल नॉट हैव टोल्ड मी। मीरा ने मुझे नहीं बताया होगा। तो चलिए बनाते हैं इस वाक्य को। पहचान मिली आपकी? विल हैव के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा है तो बनाते हैं पैसिव वॉइस में। मी बना आपका सब्जेक्ट बना, आई शैल, आई के साथ शैल, नॉट हैव बीन बना। फिर टोल्ड पहले से ही मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा है तो पहले से ही टोल्ड लिखे हुए टोल्ड को सेम बना देते हैं और अंत में बाय मीरा लिखकर फुल स्टॉप लगाते हैं। वाक्य बना, आई शैल नॉट हैव बीन टोल्ड बाय मीरा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, विल राम हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। क्या राम तुम्हें पहचान चुका होगा? तो देखें बनाते हैं। विल सबसे पहले लिखा गया क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जिस स्ट्रीम में एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा पैसिव वॉइस का वाक्य सेम उसी प्रकार बनता है। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य सिंपल है तो पैसिव वॉइस का भी सिंपल बनेगा। एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है तो वह पैसिव वॉइस का भी वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा। बनाते हैं। सबसे पहले विल लगाया, फिर उधर ऑब्जेक्ट यू था, इधर सब्जेक्ट बना यू, फिर हैव बीन सहायक क्रिया का पीछे वाला हिस्सा, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप रिकॉग्नाइज्ड। और मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोनाउन चेंज होते हैं, नाउन नहीं। नाउन बना आपका सब्जेक्ट राम ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर बाय राम हो गया, अंत में प्रश्नवाचक निशान लगाएगा और वाक्य बना, विल यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय राम एंड एटसेट्रा। चलिए तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये सीखा कि 3 टेंसों के अनुसार 8 प्रकार के उप टेंसों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इंपरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब हम एक्टिव वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ बातें पहले से ही जानते हैं या हमको जाननी चाहिए। क्या? कि जिस एक्टिव वॉइस में अंत में बाय लगाकर कर्ता नहीं लिखा जाता है और कर्ता हमेशा एक्टिव वॉइस में छिपा रहता है,
और वो जो छुपा हुआ कर्ता यू होता है वही पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। फिर से एक बात समझ लें, एक्टिव वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता यू होता है, वो हमेशा छुपा रहता है और उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती। लेकिन जब हम उसी इंपरेटिव वाक्य को पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम वो कर्ता यूज करते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश मुख्य क्रिया का पहला रूप या फिर डू नॉट, नेवर, ऑलवेज या प्लीज दिया होता है। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश के जिस वाक्य में मुख्य क्रिया का पहला रूप या डू नॉट या नेवर, ऑलवेज या प्लीज लिखा हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एक बार फिर से सुनते हैं। इंग्लिश के जिस वाक्य में शुरू में मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा हो या डू नॉट लिखा हो, नेवर लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो या प्लीज लिखा हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर? ओके, चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में बदलने के दो नियम सीखते हैं। पहला रूल है, पैसिव वॉइस का रूल है, सबसे पहले हम जब पैसिव वॉइस के वाक्य को एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम लेट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अपनी ओर से बी लगाते हैं, फिर वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं और अंत में बाय लगाकर यू। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी कर्ता की इंग्लिश नहीं लिखी जाती थी, लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो बाय लगाकर यू हमेशा वही लिखा जाता है और यू के साथ हमेशा यू आती है अपनी की इंग्लिश। तो ठीक है, अंत में फुल स्टॉप लगाया गया। या फिर एक दूसरा नियम और है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखें, फिर अपनी ओर से शुड भी लगाएं, फिर वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखें और अन्य शब्दों को लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगा दें। ध्यान रहे कि इसमें अंत में बाय लगाकर यू नहीं लिखा जाता है। अब क्यों नहीं लिखा जाता है, इसका भी एक पॉइंट है। जिन एक्टिव वॉइस वाक्यों का सब्जेक्ट अंडरस्टूड है उसका हम पैसिव वॉइस में बाय लगाकर नहीं लिखते हैं, उसका पैसिव वॉइस में बाय लगाकर सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं या बाय लगाकर यू नहीं लिखते हैं। या फिर आप ये समझें कि जिन वाक्यों को या जिन कार्यों को समाज में आदेश देकर नहीं कराया जा सकता है, ये कार्य सिर्फ व्यक्ति अपनी समझ और सूझबूझ से ही करते हैं, उन वाक्यों में पैसिव वॉइस में बाय लगाकर सब्जेक्ट अंत में नहीं लिखा जाता है। देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखते हैं, पहला सेंटेंस है ओपन द डोर। अब आप देखिए, एक्टिव वॉइस में पहचान क्या थी, इंग्लिश के वाक्य में मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा होगा या फिर डू नॉट लिखा होगा या फिर नेवर लिखा होगा, ऑलवेज, प्लीज ये शब्द लिखे होते हैं। तो आप देखिए वाक्य की शुरुआत मुख्य क्रिया के पहले रूप से हो रही है और आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, लेकिन इसमें कर्ता नहीं लिखा है, जो कर्ता है वो छुपा है। ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो, इसका मतलब है कि तुम दरवाजा खोलो, लेकिन यहाँ पर कर्ता तुम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो छिपा है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो लिखा जाएगा। तो बनाते हैं, तो ये वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य है, इसीलिए इसको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं लेट वाले वाक्य से। तो सबसे पहले लिखा अपनी ओर से लेट, फिर जब द डोर है ये आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको द डोर वैसे ही लिख दिया गया, फिर अपनी ओर से बी लगाया गया, फिर मुख्य क्रिया जो ओपन है इसका तीसरा रूप लिखा गया ओपेंड। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इनमें कर्ता यू होता है तो बाय लगाकर यू लिख दिया गया और अंत में फुल स्टॉप लगाया गया। वाक्य बना, लेट द डोर बी ओपनड बाय यू, दरवाजे को तुम्हारे द्वारा खोला जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शट द विंडो, खिड़की बंद कीजिए। तब देखिए ये वाक्य भी मुख्य क्रिया के पहले रूप से ही शुरू हो रहा है, लिहाजा हमारा ये इंग्लिश का वाक्य एक्टिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट विंडो लिखेंगे, फिर अपनी ओर से बी लिखेंगे, फिर वाक्य में दी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप शट बनाएंगे और अंत में बाय लगाकर यू लिखकर वाक्य पूरा करते हैं, लेट द विंडो बी शट बाय यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, हेल्प द पुअर। अब आप देखिए, क्या आप किसी को गरीबों की मदद करने के लिए आज्ञा दे सकते हैं? नहीं, एडवाइस कर सकते हैं। और एडवाइस वाले कार्यों में कर्ता स्वतंत्र होता है कि वह उस कार्य को करे या ना करे। तो जब हम नैतिक शिक्षा पर बेस्ड कार्यों को बोलते हैं तो उन्हीं कार्यों में हम बाय लगाकर सब्जेक्ट यू नहीं लिखते। देखिए, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। तो अब देखिए ऐसे वाक्य को बनाया गया
सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखकर, द पुअर हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको बताया गया है पहले से ही ग्रामर में कि जब कोई एडजेक्टिव किसी वाक्य के शुरू में आकर कर्ता का काम करे या वाक्य के अंत में आकर कर्म का काम करे तो उसके पहले दा लग जाता है, और दा लग जाने पर वह एडजेक्टिव बहुवचन बन जाता है। तो देखिए द पुअर लिखा है ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको सब्जेक्ट बनाया गया द पुअर। फिर अपनी ओर से लिखा गया शुड बी, आपको पहले ही बताया जा चुका है, नैतिक शिक्षा वाले कार्यों को या जिन कार्यों की सिर्फ सलाह दी जा सके, आदेश न दिया जा सके, उन वाक्यों को हम शुड बी से बनाते हैं, ठीक है। और उनमें कर्ता अंडरस्टूड होता है और उसको बाय लगाकर यू नहीं लिखते हैं। तो बना वाक्य आपका द पुअर शुड बी हेल्प्ड, और फुल स्टॉप लगाएगा। लास्ट सेंटेंस लिखा नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो देखिए नेवर से शुरू हुआ वाक्य, ठीक, टेल अ लाई, ठीक है। ये भी व्यक्ति अपने ऊपर ढाल सकता है, झूठ बोलना या ना बोलना व्यक्ति स्वयं निर्णय ले सकता है, व्यक्ति का निर्णय है। इसलिए अलाई शब्द ऑब्जेक्ट बना, फिर शुड नेवर बी लिखा गया, फिर टेल का थर्ड फॉर्म बना टोल्ड, और अंत में फुल स्टॉप लगा के वाक्य पूरा किया गया। अलाई शुड नेवर बी टोल्ड, आपके द्वारा झूठ कभी बोला नहीं जाना चाहिए, एंड एटसेट्रा। तो आपने सीखा एक्टिव वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताएं आर यू एंजॉयिंग दिस सेशन और नॉट। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लेट, जब कोई वाक्य लेट से शुरू होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, ठीक, देखते हैं। पहला सेंटेंस बनता है आपका लेट सैम सेल द कार, सैम को कार बेचने दो। अब आप देखिए इस वाक्य को कैसे बनाते हैं। जब कोई वाक्य एक्टिव वॉइस का लेट से शुरू हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते समय लेट से ही बनाते हैं। सबसे पहले लेट लिखा दिया आपने जो एक्टिव वॉइस में लिखा था, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो द कार वहाँ ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, यहाँ पैसिव वॉइस में कार बना सब्जेक्ट। फिर अपनी ओर से बी लगाया, फिर जो मुख्य क्रिया है उसका तीसरा रूप सोल्ड किया गया, और जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में कर्म बनाकर लिखते हैं और बाय लगाकर लिखते हैं। तो इस प्रकार दिया हुआ वाक्य बनता है लेट द कार बी सोल्ड बाय सैम, कार को सैम को बेचना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लेट हिम वॉच द मूवी, उसे मूवी देखने दो। अब बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको पहले ही बताया कि लेट पहले लिखते हैं, फिर द मूवी ऑब्जेक्ट है यहाँ बना सब्जेक्ट, फिर अपनी ओर से लगाएं बी, फिर वाक्य में जो मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा है वो हम क्रिया तीसरा रूप में बदल देते हैं, फिर अंत में बाई लगाकर हिम लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं। इस प्रकार ये वाक्य बनता है लेट द मूवी बी वॉच्ड बाय हिम। फिर से आपको समझाते हैं। फ्रेंड्स इंग्लिश के जिस वाक्य में सबसे पहले लेट लिखा हो, फिर वाक्य में कर्म लिखा हो, फिर वाक्य में द्विमुख क्रिया का पहला रूप लिखा हो, अर्थात इंग्लिश के जिस वाक्य में लेट शुरू में लिखा हो और वाक्य में मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा हो, ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले लेट लिखते हैं, फिर कर्म को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर अपनी ओर से बी लगाते हैं, फिर द्विमुख क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं और अंत में सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बनाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, लेट मी स्टडी, मुझे अध्ययन करने दो। जब एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं से रिलेटेड या किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड सामने वाले से आज्ञा लेता है, तब ऐसी स्थिति में इन वाक्यों को लेट से बनाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा है लेट मी स्टडी, तो इस वाक्य को बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड स्टडी। अब ये वाक्य थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डिड नॉट लेट मी फिनिश नॉवेल, उसने मुझे नॉवेल फिनिश नहीं करने दिया। तो चलिए इस वाक्य को बनाते हैं। आसानी से इस वाक्य में मी लिखा है ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं और वाक्य एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर वाज लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर अपनी ओर से लेट लगाया, फिर वाक्य में द्विमुख क्रिया का पहला रूप लगाया फिनिश। आई वाज नॉट लेट फिनिश नॉवेल बाय हर। इस प्रकार ये वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू शुड लेट हर प्ले नाउ, आपको उसे अभी खेलने देना चाहिए। तो चलिए इस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले यू शुड लिख दिया, फिर बी लिखा,
ठीक है। फिर लेट लगाकर वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाया, फिर नाउ, फिर बाय यू, अंत में फुल स्टॉप लगाकर वाक्य को पूरा किया गया। इस प्रकार ये वाक्य बन गया, शी शुड बी लेट प्ले नाउ बाय यू। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है एक्टिव वॉइस में, जिसे हम पैसिव वॉइस में बनाना सीखने जा रहे हैं। ओह फ्रेंड्स, देखते हैं, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और यहाँ पर आया आपका मॉडल वर्ब्स। जानते हैं आप ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से इस वक्त वर्तमान ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जाना जाता है इनको। तो इंग्लिश के जिस वाक्य में मॉडल वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, हैज़ टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, यूज टू या वुड लाइक टू, माइट हैव टू दिया हो, तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय सेम प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले कर्म लिखते हैं, फिर जो दी हुई सहायक क्रियाएं, इन सहायक क्रियाओं में से कोई एक सहायक क्रिया दी हो तो उसको लिखते हैं, फिर अपनी ओर से बी लगाते हैं, फिर वाक्य में दी हुई क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं और अंत में वाई लगा के करता फुल स्टॉप लगा देते हैं। एक बार पुनः सुन लें, इंग्लिश के जिस वाक्य में दी हुई सर्कल के अंदर दी हुई कोई भी एक सहायक क्रिया या कोई भी एक मॉडल वर्ब दी हो, तो पैसिव वॉइस में ऐसे मॉडल वर्ब वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले कर्म लिखते हैं, फिर दी हुई मॉडल वर्ब जो भी दी हो, कैन दिया हो तो कैन लगेगा, कुड दिया हो तो कुड लगेगा, शैल दिया हो तो शैल लगेगा, शुड दिया हो तो शुड दिया हो, एंड एटसेट्रा, जो भी दिया होगा वही सहायक क्रिया दोबारा से उसके साथ लिख दी जाएगी। फिर अपनी ओर से बी लगाते हैं उसके साथ, बी, फिर वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, अन्य शब्द लिखते हैं और अंत में बाय लगा के करता लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। चलिए अगली पहचान देखते हैं। यदि दी हुई मॉडल वर्ब दो भागों में हो, यानी हैव के साथ दी हो, ठीक, तो फिर उसके साथ क्या करते हैं, यदि इंग्लिश के किसी भी वाक्य में कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव या मे हैव या माइट हैव दिया हो, तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय जो भी इन सर्कल के अंदर लिखी हुई सहायक क्रियाओं में से कोई या ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई एक दी हुई, उसके साथ सेम उसी ऑक्सिलरी वर्ब को लिखकर बीन का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर सुने, एक्टिव वॉइस के किसी भी वाक्य में यदि कुड हैव, शुड हैव या वुड हैव या मस्ट हैव या माइट हैव या मे हैव में से कोई एक ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब दी हो, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले कर्म लिखते हैं, फिर इनमें से जो भी मॉडल वर्ब दी हो वो उसका प्रयोग करते हैं, फिर अपनी ओर से बीन लगाते हैं। ध्यान दें, ऊपर वाले में बी लगता है और नीचे वाले में बीन लगता है। फिर वही प्रक्रिया मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, अन्य शब्द, अंत में बाय लगा के करता फुल स्टॉप। चलिए देखते हैं पहले वाला सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए ये कैन कुड वाला रूल देखते हैं। यदि किसी वाक्य में कैन, कुड, शैल, शुड सर्कल में बनी हुई किसी एक सहायक क्रिया या मॉडल वर्ब का प्रयोग दिया हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर जो भी सहायक क्रिया दी होगी मॉडल वर्ब दी उसका प्रयोग करते हैं, फिर अपनी ओर से बी लगाते हैं, ठीक है। और अगर नीचे वाली में सहायक क्रिया दी हुई तो वो लिखते हैं, उसके साथ अपनी ओर से बीन लगाते हैं, फिर वाक्य में दी हुई क्रिया का तीसरा लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं और अंत में बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार हमारी दी हुई मॉडल वर्ब का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब मॉडल वर्ब्स को एग्जाम्पल के थ्रू पैसिव वॉइस में बदलना सीखते हैं। देखते हैं एक्टिव वॉइस और इसको हम पैसिव वॉइस में देखते हैं। पहले सेंटेंस है रवि कैन नॉट ड्राइव अ कार। हमारा पहला सेंटेंस है निगेटिव और देखिए आप इसके साथ कैन मॉडल वर्ब दी है, तो बस पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, आप जानते हैं पहले, तो सबसे पहले तो कार लिख दिया, ठीक। फिर जो मॉडल वर्ब दी है ना, इसमें कैन दिया है तो वही सेम कैन लिख दिया, फिर वाक्य में नॉट लगाया तो नॉट उसके बाद लगा दिया, फिर अपनी ओर से बी लगाया जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, फिर ड्राइव जो मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा होता है उसको हम पैसिव वॉइस में तीसरे रूप में बदलते हैं एज यूजुअल, जैसे मैं आपको अभी तक बताते चला आ रहा हूँ। तीसरा रूप लिखा गया और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसी को हम पैसिव वॉइस में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बनाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस प्रकार
रवि कैन नॉट ड्राइव अ कार एक्टिव वॉइस वाक्य का पैसिव वॉइस बना अ कार कैन नॉट बी ड्राइवन बाय रवि। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। यू हैड टू रिटर्न द मनी। अब आप देखिए इसमें मॉडल वर्ब हैड टू दिया है, ठीक है, और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा है। बनाते हैं। सबसे पहले द मनी को आप सब्जेक्ट बनाया गया द मनी, फिर जो सहायक क्रिया जो मॉडल वर्ब दी है सेम उसी को वैसे लिख देते हैं हैड टू बी, फिर जो रिटर्न दिया इसका तीसरा रूप बनाकर रिटर्न कर दिया गया, और अंत में सब्जेक्ट को बाय लगाकर यू ऑब्जेक्ट बनाया गया और फुल स्टॉप लगाया गया। वाक्य बना द मनी हैड टू बी रिटर्न्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माइट सी विन द प्राइज। अब देखते हैं मॉडल वर्ब माइट का प्रयोग करके इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाया गया। तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले लिखा माइट, फिर द प्राइज बना ऑब्जेक्ट, फिर अपनी ओर से लिखा गया बी, फिर विन का तीसरा फॉर्म वन किया गया और सी को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय लगाकर हर लिखकर अंत में प्रश्नवाचक निशान लगाएगा और इस प्रकार ये वाक्य बना माइट द प्राइज बी वन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वी ऑट टू हेल्प रोहन। हमें रोहन की मदद करनी चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, रोहन की मदद कीजिए। सबसे पहले रोहन बना सब्जेक्ट, फिर ऑट टू सेम मॉडल वर्ब को वैसे लिख दिया गया, फिर अपनी ओर से बी लगाया गया, फिर वाक्य में दी हुई हेल्प क्रिया को तीसरे रूप में बदलकर हेल्प्ड किया गया और एक्टिव वॉइस में दिए हुए सब्जेक्ट वी को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर अस बनाया गया और फुल स्टॉप लगाया गया। इस प्रकार यह वाक्य बना रोहन ऑट टू बी हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई शुड हैव स्टार्टेड स्टडी। बनाते हैं इस वाक्य को। देखिए इसमें शुड हैव दिया है, ठीक। तो देखते हैं। सबसे पहले स्टडी आपका सब्जेक्ट बना, फिर शुड हैव लगा और मैंने आपको बताया था कि इसमें बीन लगता है, तो आपका सहायक क्रिया का आधा पार्ट बीन लगाया गया। फिर स्टार्टेड पहले से ही दिया है थर्ड फॉर्म, तो स्टार्टेड कर दिया गया। अंत में आई को बाय मी करके फुल स्टॉप लगाया गया। वाक्य बना स्टडी शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई माइट हैव इंजॉय द डिनर। देखते हैं इसमें माइट हैव दिया है, ठीक। बनाते हैं पैसे। द डिनर बना आपका सब्जेक्ट, फिर सेम मॉडल वर्ब है माइट हैव लिखा गया, फिर उसका आधा हिस्सा बीन लिखा गया पहले अपनी ओर से, फिर इंजॉय का थर्ड फॉर्म इंजॉयड किया गया और अंत में बाय मी करके फुल स्टॉप लगाया गया और इस प्रकार ये वाक्य बना द डिनर माइट हैव बीन इंजॉयड बाय मी एंड एटसेट्रा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अब मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलना आ गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दिया है। जी देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको, ऐसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको इन्फिनिटिव दिया है। तो चलिए पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि इन्फिनिटिव होता क्या है। इंग्लिश में टू और किसी क्रिया का पहला रूप, टू प्लस V1 इज नोन एज अ इन्फिनिटिव। इंग्लिश में टू और किसी क्रिया का पहला रूप इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, देखते हैं। अब पहचानते हैं आइडेंटिफिकेशन एक्टिव वॉइस इन्फिनिटिव सेंटेंस। इंग्लिश के जिस वाक्य में टू और वाक्य में दी मुख्य क्रिया का पहला रूप दिया हो सहायक क्रिया के बाद या कर्म के बाद, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का इन्फिनिटिव सेंटेंस कहलाता है। फिर से एक बार देखें। जिस एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया या कर्म के बाद टू और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा हो उस एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का प्रयोग माना जाता है। और ऐसे वाक्य को, सॉरी फॉर द हिंड्रेंस, लेट्स कंटिन्यू। ऐसे वाक्य को हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका नियम क्या है ये देखते हैं। पैसिव वॉइस का रूल क्या है, आपको चाहे सारे के सारे रूल पुराने लगाने हैं। आपको पता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर टू लिखते हैं, फिर अपनी ओर से बी लगाते हैं, फिर वाक्य में दी मुख्य क्रिया का पहला रूप, तीसरा रूप, जो भी रूप है उसका तीसरा रूप बदल देते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं, अंत में बाय लगा के कर्ता लिख देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये पहले के रूल हैं। लेकिन इन्फिनिटिव में थोड़ा सा बदला हुआ होता है और जो बदला हुआ रूप इसका है वो आपको
एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं कैसा बनता है। आप देखते हैं एक सेंटेंस सिंपल वाक्य में बना हुआ है, देयर आर 5 मेल्स टू सेंड टुडे, मेल्स टू सेंड टुडे। आज मेरे पास भेजने के लिए 5 मेल हैं, आज मेरे पास भेजने के लिए 5 मेल हैं। तो आप देखिए सहायक क्रिया के बाद क्या दिया है, सहायक क्रिया के बाद इसमें दिया है 5 मेल्स, ये है आपका ऑब्जेक्ट। फिर आप देखते हैं हमने आपको बताया कि जब किसी इंग्लिश वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद टू और वाक्य में द्विमुख क्रिया का पहला रूप लिखा हो, टू और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा हो, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में उस वाक्य में माना जाता है कि उस वाक्य में एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव दिया है। तो ठीक, ये तो आपको मिल गया पहचान। इसको पैसे वैसे कैसे बनाएंगे, सीधा सीधा बनाएंगे, एकदम सीधा सीधा। देखिए सबसे पहले देयर लिख दिया जैसे लिखा था, फिर सहायक क्रिया जो भी लिखी वो लिख दिया, फिर 5 मेल्स लिख दिया सेम वैसे ही, फिर अपनी ओर से 2 लगा दीजिए आप। ठीक, 2 लगाया, फिर 2 के बाद अपनी ओर से बी लगाएं, फिर जो सेंड शब्द दिया है ना मुख्य क्रिया का पहला रूप, उसको हम तीसरे रूप में बदल कर बचे हुए अन्य शब्दों को लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं, और इस प्रकार हमारा इन्फिनिटिव का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदल जाता है। फिर से देखिए, देयर सब्जेक्ट की जगह, सहायक क्रिया आर की जगह पे 5 मेल्स ऑब्जेक्ट की जगह पर, 2 की जगह पर 2 के बाद अपनी ओर से बी लगाया, और जो सेंड मुख्य क्रिया का पहला रूप है उसको हमने पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म बदल दिया, और अंत में टुडे लिखा था उसको लिखकर फुल स्टॉप लगाया। सेम वाक्य बना है, बस 2 भी सेंड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी हैज़ नथिंग टू वरी। देखिए 2 और मुख्य क्रिया का पहला रूप दिया है, यानी 2 + V1, तो यही है आपका इन्फिनिटिव। बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट सेम उतारा, सहायक क्रिया सेम उतार दी, नथिंग भी सेम उतार दिया, फिर अपनी ओर से 2 जो उसमें पहले लिखा है वो भी लिख दिया, फिर अपनी ओर से बी लगाया, फिर जो वरी मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा है इसको तीसरे रूप बनाया गया, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहली रिक्वायरमेंट ही यही है फ्रेंड्स कि मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। फिर अबाउट अन्य शब्दों को लिखकर फुल स्टॉप लगाया गया। तो देखते हैं वाक्य बना, शी हैज़ नथिंग टू बी वरीड। ये देखिए आपका पैसिव वॉइस बना है इन्फिनिटिव का, यानी 2 और मुख्य क्रिया का पहला रूप जो इन्फिनिटिव होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है टू बी वी थर्ड। पैसिव वॉइस में क्या बनता है, 2 वी थर्ड, यानी पहले 2 फिर बी फिर इसके बाद वी थर्ड। समझ गए ना? ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, यू हैड टू आस्क हर। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें देखो पहला रूप दिया है 2 और मुख्य क्रिया का पहला रूप दिया है, तो सेम सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए हर को सी बनाया गया, फिर सहायक क्रिया सेम लगाइए, क्योंकि आपको पहले ही बताया जाएगा ये मॉडल वर्ब है, हैड टू किस तरीके से बनता है। और इसमें भी 2 भी दिया है, इधर टू आस्क लिखा था तो पहले से लिख जाएगा 2, फिर 2 के बाद अपनी ओर से बी, और आस्क को आस्क्ड बनाकर लिखा गया, बाय यू लिखकर तो फुल स्टॉप लगाया गया। इस प्रकार इसका यानी 2 आस्क का पैसिव वॉइस बना 2 + बी + वी थर्ड। तो सीखा आपने, एक्टिव वॉइस के जिस वाक्य में इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनता है 2 + बी + वी थर्ड। ठीक है, थैंक यू। आगे देखते हैं। एंड नाउ आप सब लोग जो मेरे साथ इस वीडियो के शुरू से हैं, आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए कि आपने इस वीडियो को सीख कर पैसिव वॉइस में कुछ जाना है या नहीं जाना है। तो देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, राइट इन कमेंट बॉक्स। दिए हुए 6 वाक्य आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर। इन 6 वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करके कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना लेवल जानें, और ये जानें कि आज आपने पैसिव वॉइस में क्या सीखा है। पहला सेंटेंस है, देयर आर 4 चैप्टर्स टू फिनिश। सेकंड, यू हैव 2 बिल्स टू पे। थर्ड, मे आई कम इन। एंड फोर्थ, डोंट वेस्ट टाइम। फिफ्थ, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। एंड लास्ट, यू हैड टू रिटर्न द लोन।
एंड नाउ आई थिंक आज के इस वीडियो में आपने पैसिव वॉइस से रिगार्डिंग हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बारीक से बारीक जानकारी एकत्रित की है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और पैसिव वॉइस की समस्या को सॉल्व किया है। फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड नाउ थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।